हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो सीरीज पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाली है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सारे यूनिट्स कवर करेंगे और हर एक यूनिट का हर एक टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम पे लिख पाएं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट कोर्स में आते हैं। सबसे पहली यूनिट है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। अगर आपने 11th-12th में देखा हो तो सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में आपने पढ़ाई करी तो वो बेंजीन है। बेंजीन पे आप अगर OH लगा देते हैं, CN लगा देते हैं या कुछ भी और लगा देते हैं तो वो बेंजीन डेरिवेटिव बन जाती है। लेकिन बेंजीन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन सबसे ज्यादा यूज होती है। तो हमारे फार्मास्यूटिकल से भी यही काम हुआ है। बेंजीन के बारे में सबसे पहले बात करिए कि हम लोग पहले समझेंगे कि बेंजीन बनना कैसे है, उसके डेरिवेटिव्स क्या होता है, फिर उस पे CN OH लगा लगा के उसके सब डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि बेंजीन कैसी होती है। तो सबसे पहला टॉपिक है एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ बेंजीन। इसका हिंदी में मतलब है कि हम लोग को ये प्रूव करना है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है। तो वो हेक्सागोनल क्यों है, मीन्स साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि वो हेक्सागोनल है, उसमें 6 कार्बन है, उसमें 6 हाइड्रोजन है, उसमें रेजोनेंस है। तो हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि बेंजीन में कॉन्जुगेशन है या उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है या उसकी एरोमेटिसिटी है। तो इसी बात में हम लोग पढ़ाई करेंगे। गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल एविडेंसेस के बारे में। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। एनालिटिकल में यूज होता है जिसमें मैथ्स यूज होती है। तो इसमें होगा क्या कि बेंजीन को हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट्स में डालेंगे, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, FTI हो गया, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इन कई सारी मशीनों में बेंजीन को डाला जाता है और फिर बेंजीन के बारे में जो ये मशीन डेटा देती है तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो एनालिटिकल, अगर आपको याद होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था PA फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो आप उस पर करते क्या थे, उसमें मोलैलिटी निकालते थे, मोल फ्रैक्शन निकालते थे, उसमें मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पे भी वही होगा कि यहाँ पे भी मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। सबसे पहला जो एविडेंस हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और एक्सरे से। एक्सरे से तो आप गाइस पूरा फैमिलियर होंगे। किसी की भी बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका एक्सरे करवाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक तरह का मेथड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, वो बॉम्बार्ड कराई जाती है बेंजीन के ऊपर, और उस बॉम्बार्डमेंट में क्या कैसा कैसा डेटा आता है, उस डेटा को हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और एक्सरे, इन टेक्निक से हमें ये पता चला कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मतलब ये ऑल 6 साइड्स, जो सारी 6 साइड बराबर हों। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा या इस तरह से गोल नहीं है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मतलब जिसपे 6 साइड्स हों। तो इन दोनों मेथड से हमें ये पता चला कि बेंजीन में अभी हेक्सागोनल है। अभी हम लोग को ये नहीं पता चला कि बेंजीन में कितने कार्बन है, उसमें रेजोनेंस है कि नहीं है, ये सब नहीं पता चला। अभी पता चला ये कि हमारे बेंजीन जो है वो साइक्लिक है और वो हेक्सागोनल शेप में है। तो गाइस सेकेंड हमारा एविडेंस है एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें ये पता चला कि बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, मतलब कि इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे। हमें ये पता चल गया है कि ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर है। हमें ये पता चल गया है कि इसमें C6 और H6 है, मतलब कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। साथ ही में एक और टेक्निक होती है, उसका नाम होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। गाइस मास स्पेक्ट्रोमीटर एक तरह का इक्विपमेंट होता है। तो इसमें अगर आप कोई भी कंपाउंड डालेंगे, जैसे हो गया ट्राइन डाल दिया, इथाइलिन डाल दिया, बेंजीन डाल दिया, तो उसका वो मोलिकुलर मास पता देता है। तो जब हम लोगों ने बेंजीन को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला तब हम लोग को इसका मोलिकुलर मास पता चला और वो आया था 78U, या यू को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। ये बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल का वेट है। एक मॉलिक्यूल जिसको हम लोग नेकेड आई, जिसे हम लोग आज एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया है, वो आया है 78U।
तो अब आपको कई सारे एविडेंसेस मिले, लेकिन अभी हमारे साइंटिस्ट ने और इस पे फर्दर स्टडी करी और इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स रन किए और फिर ये पता चला कि बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उस पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उस पर आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेंजीन में हमें ये पता चला कि क्योंकि बेंजीन अनसैचुरेटेड है तो इसमें डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस है। फिर उसके बाद हम लोग को और पता चला कि अगर हम लोग इसे एक और इक्विपमेंट आता है, तो गाइस वो इक्विपमेंट का नाम है FTIR, जिसका फुल फॉर्म है फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड इंफ्रारेड। तो ये एक तरह का ये इक्विपमेंट होता है। तो इसमें होता है क्या है कि अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल को इसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर बॉन्ड्स की हमें पता चलती है कि इसमें बॉन्ड्स कैसे हैं या उसमें फंक्शनल ग्रुप कैसा है। तो जब हम लोगों ने FTIR में बेंजीन को स्टडी किया तो हम लोग को पता चला कि CH स्ट्रेचिंग, मतलब कि बेंजीन में जो C और H के बीच में बॉन्ड होती है उसकी स्ट्रेचिंग कितनी है, वो कितना लंबा है। तो उसकी वैल्यू निकल के आई है 3030 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम लोगों ने जब और स्टडी करी तो हम लोग को पता चला कि C डबल बॉन्ड C, मतलब कि अभी हम लोगों ने समझ लिया कि C से H जुड़ा है तो उसकी स्ट्रेचिंग क्या है। अब हम लोग को देखना है कि जो कार्बन C से C जुड़ा है, जो बेंजीन में कार्बन खुद से भी तो जुड़ा होता है, तो उसकी क्या है। तो उसकी हमें पास वैल्यू निकल के लिए आई है 1500 टू 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। और अब आइए CH बेंडिंग। पहले था CH स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में क्या था, लंबाई थी कि किस तरह से स्ट्रेच होता है, और बेंडिंग में होता है किस तरह से ये बेंडेड है। तो इस CH की बेंडिंग निकल के आई है 650 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लोग को इससे ये पता चला है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड है, बेंजीन में CH बॉन्ड है और बेंजीन में CH बेंडिंग भी है। सो गाइस, एनालिटिकल मेथड्स को जानने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सिंथेटिक एविडेंसेस पर। तो एनालिटिकल तो था मैथ से रिलेटेड, लेकिन सिंथेटिक से रिएक्शन से रिलेटेड। मतलब कि अब हम लोग बेंजीन को किसी मशीन या इक्विपमेंट में नहीं डालेंगे, अब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे। उन अलग अलग रिएक्शन जो हम लोग लैब में कराएंगे उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, या कभी रिएक्शन होगी या कभी नहीं होगी, तब हम लोग उस डेटा के साथ से बेंजीन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हो गया मीन्स हम लोग लैब में जो करते हैं जो रिएक्शंस होती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं फ्रेंड्स, तो बेंजीन जो है वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अगर आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेंजीन में कॉन्जुगेशन मींस रेजोनेंस होता है। और किसी भी कंपाउंड में अगर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको रेजोनेंस मिलता है तो समझ जाइए वो बहुत स्टेबल है। रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बेंजीन में भी रेजोनेंस होता है, तो इस कारण से बेंजीन बहुत ही स्टेबल है। अब जब बेंजीन खुद अपने में आप में स्टेबल है तो वो किसी से रिएक्ट क्यों करेगी। इसलिए बेंजीन जो है वो एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देती है। एडिशन रिएक्शन मींस बेंजीन जैसे है, इसमें अगर कोई ग्रुप ऐड कराना चाहूं तो इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन ऑलरेडी अपने आप में इतनी स्टेबल है कि वो किसी चीज को ऐड नहीं करेगी। सेम विथ ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगी क्योंकि वो बेंजीन अपने आप में बहुत स्टेबल है। तो सिंथेटिक एविडेंसेस से हम लोग को ये पता चला है कि बेंजीन काफी स्टेबल है। तो सबसे पहली रिएक्शन है ब्रोमीन और बेंजीन की। ब्रोमीन वाटर और बेंजीन का जब हम लोगों ने मिक्स किया तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, मींस ब्रोमीन कलरलेस नहीं हुई। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन अगर बेंजीन करती तो उसको वो कलरलेस कर लेती थी, लेकिन अगर अब यहाँ पे जो हम लोगों ने जब रिएक्शन करवाई तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो कलरलेस नहीं हुई। तो इससे ये पता चला कि बेंजीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। और वो क्यों रिएक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपने आप में स्टेबल है। और अपने आप में स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। एक और रिएक्शन करवाई एल्कालाइन परमैग्नेट से। तो जब एल्कालाइन परमैग्नेट में बेंजीन की रिएक्शन कराई कोल्ड कंडीशन में, फिर भी हम लोग को सेम रिजल्ट मिला, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि बेंजीन बहुत स्टेबल है। और बेंजीन स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। मीन्स अब हम लोग के पास ये पता चला कि ब्रोमीन और बेंजीन में रिएक्शन नहीं होती है, एल्कलीन परमैग्नेट और बेंजीन में रिएक्शन नहीं होती है। बेंजीन ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है, वो जो शो करता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि बेंजीन में हम लोग कभी कोई चीज ऐड नहीं करा रहे हैं, बेंजीन में हम लोग चीजें सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, क्योंकि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ज्यादा प्रीफर करता है। एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इतनी
इतनी हाई टेम्परेचर या अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है कि उसको हम लोग स्टडी करते ही नहीं है। तो ये हो गया आपका सिंथेटिक और एविडेंसेस। एक बार गाइस जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। तो बेंजीन को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एनालिटिकल एविडेंसेस, सिंथेटिक एविडेंसेस। एनालिटिकल एविडेंसेस में आ जाए तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और एक्सरे। इससे हम लोगों को ये पता चला कि बेंजीन जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की है। फिर हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस करी, उससे हमें पता चला कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। उसके बाद हम लोगों ने और रिसर्च करी, फिर हम लोगों ने बेंजीन को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें बताता है किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। तो उसने इसको बेंजीन के मॉलिक्यूलर मास को बता दिया 78U। तो अगर आप लोग कैलकुलेट भी करें तो C का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट वो 12 होता है और H का 1 होता है। तो अगर आप लोग कैलकुलेट भी करें तो आपको ये 78 ही मिलेगा। इससे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और फिर और हम लोगों ने जब इसमें जाना तो FTIR में डाला। FTIR में हमें से पता चला कि इसमें CH बेंडिंग कितनी है, C डबल बॉन्ड बेंडिंग कितनी है, CH स्ट्रेचिंग कितनी है। फिर हम लोगों ने और इस पे एनालिसिस करी तो हमें पता चला कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग बेंजीन को पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे, तो इसलिए बेंजीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सिंथेटिक एविडेंसेस पे। तो मैंने बताया गाइस बेंजीन ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो हाईली बहुत स्टेबल है अपने रेजोनेंस के कारण से। और बेंजीन इसलिए रिएक्शन नहीं देती है तो वो खाली प्रेफर करती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर जब हम लोगों ने बेंजीन और ब्रोमीन की रिएक्शन कराई तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। एल्कलीन परमैंगनेट से बेंजीन की रिएक्शन कराई, कोई रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन अगर हम लोग बहुत देर तक बेंजीन को हीट करेंगे तो वो CO2 में डिकम्पोज होना शुरू कर देता है। लेकिन ये बहुत ही देर हीट करने में होता है, तो ये भी एक तरह से ये हम लोग को ये शो करता है कि बेंजीन अपने आप में स्टेबल है, वो डिकम्पोज नहीं हो रही है। तो थैंक यू गाइस, ये थे आपके एनालिटिकल और सिंथेटिक एविडेंसेस।